हेलो एवरीवन। तो आज हम इकोनॉमिक्स का कोई लेक्चर नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम रिवीजन कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 63 लेक्चर्स पढ़े हैं और 64 लेक्चर से हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल मार्केट ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट करना था। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल मार्केट इनके हम लेक्चर्स देखें। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स का हम रिवीजन कर लें। रिवीजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पिछले कुछ लेक्चर से हम पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट इनको लेके चीज़ें पढ़ रहे थे काफ़ी डिटेल में। तो ऑल टुगेदर नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक हैं जो बहुत क्रूशियल होते हैं, तो उनका एक बार हम रिवीजन करेंगे। लाइक जो जीडीपी से रिलेटेड टर्म्स हैं, लाइक नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, वैल्यू एडिशन, ये सब क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या होता है, फिर जीडीपी जीएनपी में क्या फ़र्क होता है, जीएनपी, फिर नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, मनी सप्लाई, तो उसमें हम पढ़ेंगे मनी सप्लाई क्या होता है। तो मनी सप्लाई को हम जिस मॉनेटरी एग्रीगेट से एक्सप्रेस करते हैं हम उसको देखेंगे, समझेंगे। फिर हम प्राइमरी मनी या रिज़र्व मनी पढ़ेंगे। फिर मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, उससे प्राइमरी मनी मल्टीप्लाई होकर कैसे मनी सप्लाई क्रिएट करती है, मनी मल्टीप्लायर किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, और फिर मनी सप्लाई का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और आरबीआई मनी सप्लाई को अपने मॉनेटरी पॉलिसी से कैसे रेगुलेट करती है, और फिर इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं और एक क्विक रिवीजन होगा ये। और रिवीजन का मतलब है कि मैं कुछ भी डिटेल में नहीं बताऊंगा। यहाँ हम जो भी पढ़ने वाले हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को इनके पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज़ में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे हम बस एक क्विक रिवीजन करेंगे। ये क्विक रिवीजन उन लोगों के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और उन्हें अच्छे से समझ में आएगा जिन्होंने मेरे लेक्चर्स देखे हैं या फिर वो इन कॉन्सेप्ट को समहाउ समझते हैं। अगर आपका पहले से इन कॉन्सेप्ट को लेकर एक रफ़ आइडिया है या आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं डिटेल्ड वाले, तो फिर ये रिलेट करना समझना आसान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किसी भी देश के इकोनॉमी की जो साइज होती है, तो देखिए इसको मैंने लिख दिया है रिवीजन, बिकॉज ये कोई लेक्चर नंबर नहीं है। 64 से जो नया लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम 1-2 दिन में करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात तो आती है कि किसी भी देश के इकोनॉमी की जो साइज होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं साइज ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, यानी किसी भी देश के इकोनॉमी की जो साइज होती है, यानी उस देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है या वहाँ कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये हमें दिखाई देता है जीडीपी से, ठीक है। और जीडीपी में जो चीज़ साइज ऑफ इकोनॉमी को एक्सप्रेस करती है उसको हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। पर किसी भी देश में किसी फाइनेंशियल ईयर में जो भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, अगर हमें उनके प्रोडक्शन को अगर एक्चुअली मेज़र करना है कि एक्चुअल वर्थ ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो वो हम करते हैं रियल जीडीपी से। हालांकि रियल जीडीपी भी अफेक्टेड होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस से। तो फिर हम ये देखेंगे कि रियल जीडीपी से भी फाइन टर्म जो होता है, जो एक्चुअल वैल्यू या एक्चुअल वर्थ ऑफ प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वो होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये सारा टर्म हम समझेंगे। तो हम क्या समझने वाले हैं यहाँ पे, तो हम ये 3 चीज़ों के बीच में डिफरेंस समझने वाले हैं। पहला तो है नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी वर्सेस जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो इन तीनों ही टर्म को हम समझेंगे।
और बहुत ही ब्रीफ आइडिया हम इनका लेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैंने बोला किसी भी देश के इकोनॉमी की साइज उसके नॉमिनल जीडीपी से दिखती है, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? तो ये होता है जीडीपी, ओके, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। पर ये मार्केट प्राइस कौन सा होता है? करेंट ईयर मार्केट प्राइस, करेंट ईयर प्राइसेस, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर हम 2021-22 की बात करें तो 2021-22 अगर ये एक फाइनेंशियल ईयर की बात करें, ठीक है। अब 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। तो इस एक फाइनेंशियल ईयर में हमारे देश में जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उन टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की अगर हम करंट ईयर यानी 2021-22 में जो मार्केट प्राइस हैं उन पे अगर हम उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं तो वो हमें नॉमिनल जीडीपी बताता है, ठीक है। यानी नॉमिनल जीडीपी होती है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज एक फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस हुए हैं उनकी हम उसी फाइनेंशियल ईयर में जो भी उन गुड्स एंड सर्विसेज की करंट मार्केट प्राइस है उस पर जब हम उनकी मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं तो वो नॉमिनल जीडीपी कहलाता है। वहीं पे रियल जीडीपी क्या होता है कि जब हम सेम मान लीजिए जो भी फाइनेंशियल ईयर में 2021-22 में जो भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं अगर हम इनकी वैल्यू निकालते हैं मार्केट प्राइस पे ही हम इनकी मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे। पर ये मार्केट प्राइस कौन सा ईयर का लेंगे? हम बेस ईयर का मार्केट प्राइस लेंगे, एट बेस ईयर, ओके, एट बेस ईयर प्राइसेस, ठीक है, एट बेस ईयर प्राइसेस, ठीक है। तो अगर हम जीडीपी की बेस ईयर के मार्केट प्राइस पे वैल्यू के मतलब जो भी हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी वैल्यू अगर हम बेस ईयर के मार्केट प्राइस पे निकालते हैं तो हमें रियल जीडीपी मिलता है। तो अब सवाल ये आता है कि फिर रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में फ़र्क क्या है? तो देखिए, जो भी आपका नॉमिनल जीडीपी है यानी जीडीपी एट करंट ईयर मार्केट प्राइस, जब भी आप इससे क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को डिस्काउंट करते हैं, ठीक है। व्हेन यू डिस्काउंट द इन्फ्लेशन, ठीक है, जब हम इन्फ्लेशन को क्या करते हैं, डिस्काउंट। और ये कौन सी इन्फ्लेशन होती है? जो करेंट ईयर और रिसेंट ईयर में हुई हैं, ठीक है। तो जब भी हम करेंट ईयर और रिसेंट ईयर से इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को डिस्काउंट कर देते हैं तो हमें रियल जीडीपी मिलता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि इंडिया के लिए जो बेस ईयर है वो है 2011-12। तो अब अगर मैं 21-22 की बात कर रहा हूँ तो 21-22 में जो इन्फ्लेशन हुआ और 2020 में 19, 18, 17, 15, 16, तो जो भी करेंट ईयर है या उससे प्रीसीडिंग जो रिसेंट ईयर्स हैं जिनमें कि चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं, उन कीमतों के बढ़ने की वजह से जाहिर सी बात है गुड्स एंड सर्विसेज को अगर हम बढ़ी हुई कीमतों पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा वैल्यू आएगी, तो नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा आती है, ठीक है। लेकिन जब भी हम इन्फ्लेशन कि जो करेंट ईयर या जो रिसेंट ईयर्स में हुए हैं उन इन्फ्लेशन को हटाकर देखते हैं तो उसी प्रोडक्शन की वैल्यू कम आती है और वो रियल जीडीपी, यानी कि हम जीडीपी को मार्केट प्राइस पे इसलिए कैलकुलेट करते हैं बिकॉज ये वो प्राइस होती है जिस पे ट्रांजैक्शंस प्रैक्टिकली होते हैं। तो जीडीपी को मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करना आसान होता है। लेकिन जब हम मार्केट प्राइस बेस ईयर का लेते हैं तो फिर हम करेंट और उस पिछले कुछ सालों में हुए इन्फ्लेशन के प्रभाव को हटा देते हैं, तो रियल जीडीपी हमेशा नॉमिनल जीडीपी से कम आता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो रियल जीडीपी है ये हमेशा नॉमिनल जीडीपी से कम आएगा, ठीक है। यानी कि नॉमिनल जीडीपी वर्तमान में इकोनॉमी की साइज बताता है वर्तमान की कीमतों पे, पर रियल जीडीपी वर्तमान में हुए प्रोडक्शन की सही कीमत बताता है इन्फ्लेशन को करंट और रिसेंट ईयर में जो भी इन्फ्लेशन उनको हटाकर। तो रियल जीडीपी गिव्स यू बेटर पिक्चर ऑफ कि मतलब देश में टोटल प्रोडक्शन जो हुई है उसकी मॉनेटरी वैल्यू को लेकर बेटर पिक्चर रियल जीडीपी देता है बिकॉज ये वर्तमान और रिसेंट ईयर में हुए इन्फ्लेशन से प्रभावित नहीं होता है। अब आता है तीसरा टर्म जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए, प्रोडक्शन की जो एक्चुअल वर्थ है ना वो तो हमें मिलती है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से। कैसे?
तो हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल वर्थ ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, actual worth of production in the economy is expressed by GDP at factor cost। अगर आपको ये समझना है तो आपको पहले ये समझना होगा कि देखिए, जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई रॉ मटेरियल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई रॉ मटेरियल है। प्रोडक्शन हमेशा किसी रॉ मटेरियल पे होता है। जब ये रॉ मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजरता है, जब ये रॉ मटेरियल एक प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजरता है तो ये एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट में बनेगा। फिनिश्ड, मान लीजिए ये एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है। तो रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने की जो जर्नी है ना, इसमें इस रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट में जो अंतर है वो है वो जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन, या सिंपली हम कहते हैं वैल्यू एडिशन। ठीक है, अब ये वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्यों होता है मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए, अब ये प्रोडक्शन प्रोसेस यानी इस रॉ मटेरियल का जो भी वर्थ था वो इस प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजरने के बाद बढ़ गया। तो इस प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या कुछ इन्वॉल्व था, तो वो होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं एल फॉर लैंड, देन एल फॉर लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर होते हैं। इन 4 फैक्टर के कंट्रीब्यूशन की वजह से इस रॉ मटेरियल की वर्थ बढ़ी है और उस बढ़ी हुई वर्थ को वैल्यू एडिशन कहते हैं। और ये वैल्यू एडिशन क्या कहलाती है? ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्यों कहलाती है? क्योंकि देखिए, प्रोडक्शन किसी फैक्ट्री में होता है और जिस फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है यानी वहाँ पे जो भी मशीन्स और इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में उन मशीन्स इक्विपमेंट का भी कंजम्पशन होता है, यानी उनका वियर एंड टियर होता है। तो जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो जो हमारा फिक्स कैपिटल है, ठीक है, जो मशीन्स इक्विपमेंट है, इनका कंजम्पशन या वियर एंड टियर होता है और उसे हम मेजर करते हैं थ्रू डेप्रिसिएशन। तो जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है प्रोडक्शन में, कंजम्पशन जो हुआ है फिक्स कैपिटल का, जब आप उसको घटाते हैं तो आपको मिलता है नेट वैल्यू एडिशन। तो जो भी आपको फिनिश प्रोडक्ट मिला है उस पर जो भी वैल्यू एडिशन देखने को मिल रही है ग्रॉस वैल्यू एडिशन। इस ग्रॉस वैल्यू एडिशन से जब आप डेप्रिसिएशन हटाते हैं तो आपको मिलता है नेट वैल्यू एडिशन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब आते हैं अपने मुद्दे पे। तो हमारा मुद्दा ये था कि जो एक्चुअल वर्थ ऑफ प्रोडक्शन है वो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे क्यों दिखता है। बिकॉज देखिए, जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है, एक बार हम उसको ग्रॉस वैल्यू एडिशन ही कहेंगे, पर आप ये समझिए कि रॉ मटेरियल पे जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है ना, ये वैल्यू एडिशन किसके बराबर होगा? फैक्टर कॉस्ट के बराबर होगा। यानी लैंड पे जो भी हमारा रेंट इनकर हुआ है, या जो लेबर को हमने वेज या सैलरी दी है, कैपिटल पे हमने बैंक को या क्रेडिटर को जो इंटरेस्ट पे किया है, और एंटरप्रेन्योरशिप जो उसके ओनर है जो वो प्रॉफिट रिसीव कर रहे हैं। तो फैक्टर वैल्यू एडिशन, इनके जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन हुई है, उन कंट्रीब्यूशन पे जो कॉस्ट आया है या उन कंट्रीब्यूशन को जो इनकम या रिटर्न मिला है। तो वैल्यू एडिशन, प्रोडक्शन प्रोसेस में जो वैल्यू एडिशन होती है वो हमेशा फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर इनकम के बराबर होती है। और अगर आपको प्रोडक्शन की एक्चुअल वर्थ मेजर करनी है तो आपको क्या मेजर करना है? टोटल वैल्यू एडिशन। जैसे मान लीजिए इकोनॉमी में 100 इकोनॉमिक एंटिटीज़ हैं, 100 ऐसी एंटिटीज़ हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं। तो हर इकोनॉमिक एंटिटी ने कितना प्रोडक्शन किया है, अगर आपको उसकी वैल्यू निकालनी है तो आप उसकी वैल्यू एडिशन निकाल ले। तो अगर मान लीजिए इकोनॉमी, और ये जो वैल्यू एडिशन होगी ये ग्रॉस होगी, ठीक है। तो अगर इकोनॉमी में ऐसे 100 आपके इकोनॉमिक यूनिट्स हैं, ठीक है, तो
उन 100 इकोनॉमिक यूनिट ने जो भी प्रोडक्शन किया है वो वैल्यू एडिशन या ग्रॉस वैल्यू एडिशन के बराबर है। तो अगर उन सब के आप ग्रॉस वैल्यू एडिशन को ऐड कर देंगे तो यही उस इकॉनमी की जीडीपी कहलाएगी, ठीक है। लेकिन ये जीडीपी या वैल्यू एडिशन किन की वजह से हुआ है? फैक्टर्स की वजह से। तो वो फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर इनकम के बराबर होती है, इसीलिए ये होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। यानी कि इकॉनमी में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका जो एक्चुअल वर्थ है वो तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन चूंकि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो मार्केट प्राइस पे होते हैं। तो हमारे लिए जीडीपी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करना प्रैक्टिकल और फिजिबल, ज़्यादा फिजिबल होता है। और अगर हमें मार्केट प्राइस पे इन्फ्लेशन को डिस्काउंट करना है तो जाहिर सी बात है कि हमें बेस ईयर की मार्केट प्राइस लेनी होगी, ठीक है। अब ये फैक्टर कॉस्ट भी तो इन्फ्लेशन से प्रभावित होता है, नो डाउट प्रभावित होता है, पर अगर हम बेस ईयर के फैक्टर कॉस्ट को लेते हैं तो वो एक्चुअल वर्थ ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगी, ठीक है। और अगर हम करेंट ईयर का फैक्टर कॉस्ट लेंगे तो वो करेंट ईयर के जो भी फैक्टर कॉस्ट की वैल्यूज़ हैं उन पे जो हमारा जीडीपी का वैल्यू है, ठीक है। तो जो एक्चुअल वर्थ ऑफ प्रोडक्शन है वो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे निकलती है, फैक्टर कॉस्ट करेंट ईयर का फैक्टर कॉस्ट। क्योंकि देखिए अब आप एक बात यहाँ पे और यहाँ समझिए कि जो मार्केट प्राइस होता है, जो भी हम कह रहे हैं कि जीडीपी को जब हम मार्केट प्राइस पे निकालते हैं, करंट मार्केट प्राइस पे तो नॉमिनल कहलाता है, बेस ईयर के मार्केट प्राइस पे तो रियल जीडीपी। पर ये मार्केट प्राइस क्या होता है? इस फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बराबर होता है। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? ये होते हैं जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं माइनस सब्सिडीज, सब्सिडी। ठीक है, तो जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है उससे अगर आप सब्सिडी हटाते हैं तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिलता है। तो अब देखिए कि मार्केट प्राइस दो वजहों से बढ़ सकती हैं, ठीक है। आपकी मार्केट प्राइस अगर बढ़ रही है तो दो वजहों से बढ़ सकती है। एक वजह तो उसका हो सकता है कि समय के साथ फैक्टर कॉस्ट बढ़ा हो, यानी लैंड का रेंट बढ़ गया हो, जो भी लेबर हैं उनकी वेज और सैलरी बढ़ी हो, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट रेट है ये सब बढ़ा हो। तो एक तो फैक्टर कॉस्ट बढ़ सकता है, दूसरा है कि जो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, यानी सरकार जो आपसे जो इनडायरेक्ट टैक्स लेती है वो बढ़े हों, ठीक है। तो मार्केट प्राइस इन दो वजहों से बढ़ सकता है, ठीक है। तो जब भी हम बेस ईयर का मार्केट प्राइस लेते हैं तो बेसिकली हम इन्फ्लेशन का प्रभाव जो हटाते हैं वो, चूँकि अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाएंगे तो भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फैक्टर कॉस्ट बढ़ रही तो भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो बेसिकली हम ये एज्यूम करते हैं कि जो बेस ईयर का मार्केट प्राइस है वो उस ईयर में फैक्टर कॉस्ट भी कम रहा होगा, इनडायरेक्ट टैक्स भी कम रहा होगा। और इनडायरेक्ट टैक्स कम तब होगा जब सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स वो बढ़ाया होगा। अगर सरकार इनडायरेक्ट टैक्स नहीं बढ़ा रही तो मेनली जो फ़र्क आएगा बेस ईयर के मार्केट प्राइस में वो फैक्टर कॉस्ट पे इन्फ्लेशन का डिस्काउंट होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब है कि वापस आते हैं, जब भी हम अपने मतलब हमारे देश में एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसके जब भी हम करेंट ईयर मार्केट प्राइस पे वैल्यू निकालते हैं तो वो नॉमिनल जीडीपी कहलाता है। जब भी हम उसे बेस ईयर के मार्केट प्राइस पे निकालते हैं तो रियल जीडीपी कहलाता है। और जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है वो एक्चुअल वर्थ ऑफ प्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन में जो एक्चुअली हुआ है वो है वैल्यू एडिशन, ये ग्रॉस इन नेचर होता है बिकॉज कि डेप्रिसिएशन भी उसमें इंक्लूडेड होता है, राइट। तो वैल्यू एडिशन हमेशा फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर इनकम के बराबर होता है। इनकम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फैक्टर इनपुट, कॉस्ट फ्रॉम द मतलब इनकम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयज़, कॉस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयर, वैल्यू एडिशन, ओके। और बाकी जब भी हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन किसी भी देश में जितनी भी इकोनॉमिक एंटिटीज़ है जो प्रोडक्शन कर रही हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, उन हर एक इकोनॉमिक एंटिटीज़ द्वारा टोटल जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुई है उनको हम ऐड कर दें तो हमें उस देश की टोटल जीडीपी मिल जाती है एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन मार्केट प्राइस पे निकाल रहे हैं तो हमें जीडीपी एमपी मिलेगा, ठीक है। और मार्केट प्राइस
और मतलब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में जो फ़र्क होता है वो होता है मेनली इनडायरेक्ट टैक्सेस का, ठीक है। तो अगर किसी भी अब चीज़ों की कीमतें बढ़ सकती हैं अगर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा हो या फैक्टर कॉस्ट बढ़ा हो। तो जब भी हम जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बेस ईयर का लेते हैं तो हम एक्चुअल वर्थ ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी हम मेज़र करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट हमेशा बेटर पिक्चर देता है बिकॉज ये इनडायरेक्ट टैक्स के इफेक्ट को हटा देता है। क्योंकि देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस कोई वैल्यू एडिशन का पार्ट नहीं है, वैल्यू एडिशन का पार्ट सिर्फ फैक्टर कॉस्ट है। तो अगर हम मार्केट प्राइस पे जीडीपी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली हम इनडायरेक्ट टैक्स अगर इनडायरेक्ट टैक्स का जो भी वैल्यू है उतना तो जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। यानी प्रोडक्शन की वैल्यू इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से भी आ रही है। तो अगर हमें इनडायरेक्ट टैक्स को हटाना है जिसका प्रोडक्शन में कोई वैल्यू एडिशन को लेके कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो वो होगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये बातें याद रखिएगा। तो ये सब तो हो गया। अब तो हमने नॉमिनल जीडीपी देख लिया, रियल जीडीपी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब आते हैं जीडीपी ग्रोथ कि जीडीपी ग्रोथ क्या होता है। देखिए जो भी जीडीपी ग्रोथ होता है इसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहते हैं, जीडीपी ग्रोथ, या आप इसको इकोनॉमिक ग्रोथ भी कह सकते हैं। जीडीपी ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा कैलकुलेट होता है कांस्टेंट प्राइस पे, ये बात याद रखिएगा। तो जैसे मान लीजिए जब भी हमें जीडीपी ग्रोथ निकालनी होती है तो हम जीडीपी ग्रोथ को हमेशा जीडीपी ग्रोथ को हम हमेशा कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, कांस्टेंट प्राइस। अब कांस्टेंट प्राइस से मेरा मतलब है कि अगर आपको जीडीपी ग्रोथ निकालनी है तो आप क्या करते हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर हैं, से फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें 2020 और 2021 में जो भी हमारा जीडीपी था, ठीक है, और फिर 2021-22 में जो हमारा जीडीपी था, ठीक है, कि 2021-22 में इंडिया की जीडीपी कितनी थी और 21-22 में कितनी थी। तो इस फाइनेंशियल ईयर अगर मान लीजिए इसको एक फाइनेंशियल ईयर मानते हैं, फाइनेंशियल ईयर 1 और ये है फाइनेंशियल ईयर 2, तो इन दो कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर में हमारा प्रोडक्शन कितना बढ़ा है, ठीक है, या हमारी इकोनॉमी में मतलब जो भी प्रोडक्शन है वो कितना बढ़ी है, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं कांस्टेंट प्राइस पे। यानी 2020-21 में जो जीडीपी थी, मतलब जो भी प्रोडक्शन हुआ था, अगर इस प्रोडक्शन की वैल्यू आप कांस्टेंट प्राइस पे निकालते हैं, यानी जो भी आपने बेस ईयर का मार्केट प्राइस लिया है आप उस पे निकाल लें, और 2021-22 का भी जीडीपी आपको निकालना होगा बेस ईयर के मार्केट प्राइस पे। तो जब दोनों ही फाइनेंशियल ईयर के लिए जो प्राइस लेवल है या जो प्राइसेस है, प्राइस लेवल या जो आप मार्केट प्राइस ले रहे हैं, अगर वो सेम वैल्यू हैं तो इसका मतलब है कि आप कांस्टेंट प्राइस ले रहे हैं, कि जो 20-21 के लिए प्राइस ले रहे हैं वही प्राइस आप 21-22 के लिए ले रहे हैं। तो दो कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर में हुए प्रोडक्शन की वैल्यू अगर हम सेम प्राइस लेवल या सेम मार्केट प्राइसेस पे निकालते हैं तो वो आती हैं उन 2 सालों में प्रोडक्शन की वैल्यू, और फिर हम इंक्रीमेंट, परसेंटेज इंक्रीमेंट निकाल सकते हैं। तो जीडीपी ग्रोथ इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइस। अब ये कांस्टेंट प्राइस इज इंडिपेंडेंट ऑफ बेस ईयर। प्राइस अगर आप कांस्टेंट रखते हैं तो चाहे आप कोई भी बेस ईयर ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको प्राइस कांस्टेंट रखनी है। क्योंकि जो प्रोडक्शन हुआ है 20-21 में या 21-22 में, इसको आप किसी भी दोनों ईयर के लिए अगर कोई भी सेम प्राइस लेकर मल्टीप्लाई करके परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालते हैं तो उससे सिर्फ प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट पता चलती है, ठीक है, उसका बेस ईयर या बेस ईयर के प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो जीडीपी ग्रोथ हमेशा कांस्टेंट प्राइस पे निकलती है। अब उसके बाद हमने देख लिया कि मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और एक्चुअल वर्थ ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो वैल्यू एडिशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ हमने देखा कि जो एक्चुअल वर्थ ऑफ प्रोडक्शन है वो वैल्यू एडिशन पे डिपेंड कर वो सो एक्चुअल वर्थ ऑफ प्रोडक्शन इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द वैल्यू एडिशन, वो फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर इनपुट के बराबर होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अगला टॉपिक
तो ये सब तो रिवीजन हो गया। नॉमिनल रियल जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, और नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में जो फ़र्क होता है वो इन्फ्लेशन को होता है इन द रिसेंट एंड मतलब इन करेंट एंड रिसेंट ईयर। तो ये सब बातें याद रखिएगा। ओके। और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो होता है उसमें इनडायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, इसलिए वो प्रोडक्शन की एक्चुअल वैल्यू बताता है, ठीक है। और अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देते हैं तो वो बनता है मार्केट प्राइस, जो कि एक बढ़ी वैल्यू होती है, और बढ़ी हुई वैल्यू पे जब हम प्रोडक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा आएगी, यानी वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से अफेक्टेड है, तो वो वैल्यू एडिशन से ज़्यादा आती है। जो एक्चुअल वैल्यू एडिशन हुआ है प्रोडक्शन से उससे ज़्यादा आती है, बिकॉज इट इज़ इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। और मैंने बता दिया कि जब भी वैल्यू एडिशन प्रोडक्शन में होता है तो वो ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है, बिकॉज जो भी वैल्यू एडिशन आ रहा है वो जो भी फिक्स कैपिटल है उनके कंजम्पशन से होकर आ रहा है, ठीक है। और आपको जीडीपी निकालनी है तो आप ग्रॉस वैल्यू एडिशंस को ऐड कर दें, आपको जीडीपी मिल जाएगा। अगर ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन फैक्टर कॉस्ट वाले हैं तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिलेगा, इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़े हुए हैं। से फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू, देखिए जो भी ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट फैक्टर कॉस्ट है ना, सम ऑफ ऑल द ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट फैक्टर कॉस्ट, ये हो जाता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, एक तो फैक्टर कॉस्ट है और ये ग्रॉस है, यानी हमने डेप्रिसिएशन भी इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। लेकिन जब आप इन ग्रॉस वैल्यू एडिशन को मार्केट प्राइस पे लेते हैं तो आपको मिलता है जीडीपी एमपी, और यहाँ पर क्या क्या इंक्लूडेड होगा, फैक्टर कॉस्ट भी है, उसमें डेप्रिसिएशन भी है, और उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अब आगे आते हैं। ओके। अब देखिए कि जीडीपी जीएनपी में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो जीडीपी है, ठीक है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये जो भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, चाहे एमपी चाहे मार्केट प्राइस पे हो चाहे फैक्टर कॉस्ट पे हो, बस अब मैं जीडीपी ले रहा हूँ। जो भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इससे जब भी हम डेप्रिसिएशन को हटाते हैं तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाता है। उसी तरह से जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, इससे जब भी हम डेप्रिसिएशन को हटा देते हैं तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाता है। तो अब सवाल आता है कि ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता क्या है। तो देखिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, जीएनपी होता है, जो भी हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। यानी अब देखिए होता क्या है, जीडीपी तो आप समझ गए कि हमारे देश की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, उनकी अगर हम करेंट ईयर मार्केट प्राइस पे वैल्यू निकालते हैं तो वो नॉमिनल जीडीपी कहलाती है। तो अगर मैं सिंपली जीडीपी लिख रहा हूँ तो नॉमिनल जीडीपी होती है। अगर आपको सिंपली जीडीपी या जीएनपी कहीं दिखे तो वो नॉमिनल जीडीपी नॉमिनल जीएनपी होता है, राइट। यानी वो मार्केट प्राइस पे निकाले गए हैं, वो भी करेंट ईयर के प्राइसेस पे, ठीक है। अब देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये समझते हैं कि जीएनपी होता क्या है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वो सम टोटल इनकम होती है जो किसी भी देश के नॉर्मल रेजिडेंट कमाते हैं, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल रेजिडेंट में नेशनल्स भी आते हैं, प्लस वो सारे लोग आते हैं जो उस देश के सिटीजन ना भी हों पर अगर वो उस देश में रह रहे हैं, ठीक है। पहले तो आप समझिए कि जब मैं इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट की बात कर रहा हूँ तो उसमें दो ग्रुप आती हैं। पहला सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो भारत के नागरिक हैं, भारत में रह रहे हैं, यहीं पे किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उससे जो उनको इनकम हो रहा है उस इनकम से वो इस देश में ही कंजम्पशन कर रहे हैं। तो ये तो नेशनल्स हो गए। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी जो होती है वो उन लोगों की होती है जो हमारे देश के नेशनल्स
या सिटीजन नहीं होते हैं, लेकिन वो हमारे देश में ही किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं और वो यहीं पे अर्न करते हैं, यहीं पे रहते हैं और उस पैसे का यहीं पे कंजम्पशन करते हैं। तो वो सारे लोग जो भारत में रह रहे हैं, यहीं पे काम कर रहे हैं, यही कमा रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, चाहे वो नेशनल हो चाहे नेशनल्स ना हो, ये सब नॉर्मल रेजिडेंट कहलाते हैं। ये तो लोगों की बात हो गई। उसी तरह से कंपनीज नॉर्मल रेजिडेंट तब होती हैं किसी देश के जब उनके ओनर उस देश के नॉर्मल रेजिडेंट हो। यानी मान लीजिए भारत में अगर कोई कंपनी है तो वो भारत की नॉर्मल रेजिडेंट तब कहलाएगी जब उस कंपनी के ओनर भारत में रह रहे हों, यहीं पे कंजम्पशन कर रहे हों। ठीक है। अगर उस कंपनी का ओनर किसी और देश में रह रहा है, वहाँ पे कंजम्पशन कर रहा है, तो वो उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। तो अब बात कर लेते हैं जीएनपी का। तो जीएनपी वो टोटल मतलब ग्रॉस इनकम है जो नेशनल्स ने और नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाए हैं भारत के। यानी भारत के नेशनल्स जो भारत में हैं और भारत के वो सारे नॉर्मल रेजिडेंट जो नेशनल्स नहीं हैं, वो सारी कंपनियां जिनके ओनर भारतीय हैं, या वो सारी कंपनियां जो भारत के बाहर काम कर रही हैं लेकिन उनके ओनर भारतीय हैं, वो भारत में रह रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपका जीएनपी बनता है। तो ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? अगर मैं एनएफआईए की वैल्यू लिखूं तो एनएफआईए क्या होता है? इनकम अर्न बाई इनकम। अगर मैं एनएफआईए को इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करूं कि हमारे इंडिया का जो एनएफआईए वो क्या होगा? इनकम अर्नड बाई नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया माइनस इनकम अर्नड बाई नॉन रेजिडेंट्स इन इंडिया। ठीक है। यानी वो सारा इनकम जो भारत के नॉर्मल रेजिडेंट्स अर्न कर रहे हैं। ठीक है। अब नॉर्मल रेजिडेंट में कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन भी आती हैं, और मैंने बता दिया कि कोई कंपनी भारत के नॉर्मल रेजिडेंट तब कहलाएगी जब उसके ओनर भारत में रहते। वो कंपनी भारत में ही हो चाहे दुनिया के किसी देश में हो, अगर उसके ओनर भारतीय हैं, वो यहाँ पे कंजम्पशन कर रहे हैं, तो वो कंपनी हमारी नॉर्मल रेजिडेंट मानी जाएगी। तो इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया माइनस इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी विदेश से आने वाला हमारा नेट इनकम क्या है। और नॉर्मल नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया क्या होंगे? वो सारी एमएनसी जो भारत में ऑपरेट कर रही हैं, पर उन एमएनसीज के ओनर जो भारत के बाहर रहते हैं, तो वो कंपनी हमारे देश के नॉन रेजिडेंट होंगे, यानी वो उस देश के रेजिडेंट हैं। ठीक है। तो इस तरह से तो ये हो गया हमारा जीएनपी। ठीक है। तो देखिए, अब जो भी देश में टोटल प्रोडक्शन हुआ था उसकी वैल्यू, उसमें से अगर जो भी नॉन रेजिडेंट ने जो इनकम किया था, अगर हम उस देश के बाहर भेज दें, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, जीएनपी क्या हो जाएगा, जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम या वैल्यू पैदा हुई है उसमें हमें जोड़ना होगा वो सारा इनकम जो कि नॉर्मल रेजिडेंट से आ रहा है, और इसमें से हमें घटाना होगा जीडीपी में से वो सारा इनकम जो नॉन रेजिडेंट अर्न कर रहे हैं, क्योंकि वो भारत से बाहर जाएगा। तो इस तरह से जीडीपी जीएनपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा कॉन्सेप्ट कि नेशनल इनकम क्या होता है। ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट आता है नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम। पहले देख लीजिए डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। जो भी जीडीपी है, इस जीडीपी से जब आप डेप्रिसिएशन को हटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। और अगर ये जीडीपी देखिए, अगर हमारे पास कोई नॉमिनल जीडीपी है, यानी जीडीपी एट करेंट ईयर मार्केट प्राइस, इस नॉमिनल जीडीपी से जब हम डेप्रिसिएशन को हटाते हैं तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिलता है। ये नेट नॉमिनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अब इससे अगर हम क्या हटा दें, इस मार्केट प्राइस में से
इस मार्केट प्राइस में से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा, अगर हम इस एनडीपी में से, मतलब इस एनडीपी मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दें तो हमको मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये सब करंट ईयर मार्केट प्राइस था, तो ये फैक्टर कॉस्ट भी करंट ईयर का फैक्टर कॉस्ट होगा, ठीक है। दीज आर करंट ईयर प्राइसेस, तो ये एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी करंट ईयर का होगा, तो हम इसको बोलते हैं नॉमिनल डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। ये जो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है इसी को हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, डीआई, या इसी को सिंपली कह सकते हैं डोमेस्टिक। ओके, लेट मी वेट अ सेकेंड। ओके, तो हम थे कि जब भी हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जो नॉमिनल जीडीपी है, इससे जब हम डेप्रिसिएशन हटाते हैं तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिलता है। अगर उससे हम इनडायरेक्ट टैक्स हटा दें तो हमें एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिलता है। और ये जो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, ये जो फैक्टर कॉस्ट है ये करंट ईयर प्राइसेस पे है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं करंट ईयर प्राइसेस पे है, ठीक है। तो ये जो हमारा डोमेस्टिक इनकम आया है, ठीक है, दिस डोमेस्टिक इनकम विल बी नॉमिनल डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। तो इस डोमेस्टिक इनकम को हम क्या बोलेंगे? नॉमिनल डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा नॉमिनल डोमेस्टिक इनकम, ठीक है जी। और अगर यही डोमेस्टिक इनकम हमारा बेस ईयर के फैक्टर कॉस्ट पे हो, जिसको बोलते हैं हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, अगर ये फैक्टर कॉस्ट क्या हो? बेस ईयर प्राइसेस पे हो, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रियल डोमेस्टिक इनकम, रियल डीआई, ठीक है। उसी तरह से जब हम नेशनल इनकम की बात, ये तो डोमेस्टिक इनकम की बात हो गई, ऐसे ही जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है? सेम कॉन्सेप्ट, हमारा जो भी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है एट करेंट ईयर मार्केट प्राइस, ये क्या हो जाएगा? नॉमिनल इसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आप बोलेंगे, ठीक है। नॉमिनल, सॉरी, जीएनपी होगा ना, वेट अ सेकंड। तो अगर हमारा जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, अगर ये करेंट ईयर मार्केट प्राइस पे है तो हम इसको नॉमिनल जीएनपी बोलेंगे, ठीक है। इससे जब हम डेप्रिसिएशन को हटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट करेंट ईयर मार्केट प्राइस, ठीक है। जब हम इससे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा देंगे, माइनस करेंगे, ओके, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये माइनस है, तो हमें क्या मिल जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर ये फैक्टर कॉस्ट क्या है? करंट ईयर का है, तो ये हो जाएगा नॉमिनल नेशनल इनकम, नॉमिनल नेशनल इनकम। और अगर यही बेस ईयर का फैक्टर कॉस्ट है तो रियल नेशनल इनकम। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज नेशनल इनकम इज नॉमिनल नेशनल इनकम। जब हम इस नॉमिनल नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो ये सब तो नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, पर कैपिटा इनकम। तो याद रखिएगा नेशनल इनकम होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये सारी बातें हो गई। अब आता है हमारा दूसरा टॉपिक रिवीजन का, वो है मनी सप्लाई। नाउ लेट्स रिवाइज मनी सप्लाई, ठीक है जी। देखिए, जब मैं मनी सप्लाई की बात करता हूँ तो मनी सप्लाई
को हम जिस मॉनेटरी एग्रीगेट से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं M3। M3 रिप्रेजेंट्स द मनी सप्लाई एंड दैट इज इक्वल टू, ठीक है, M3 रिप्रेजेंट्स और मनी सप्लाई दैट इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस TD प्लस OD। वेट अ सेकेंड, ये हैंग क्यों कर रहा है? ओके तो जो हमारा मनी सप्लाई होता है वो M3 के बराबर होता है, ठीक है। इसको हम ब्रॉड मनी भी कहते हैं और इसकी वैल्यू होती है C प्लस DD प्लस TD प्लस OD। C मतलब टोटल करेंसीज हेल्ड बाय पब्लिक, मतलब टोटल करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक, ठीक है। और DD प्लस TD को हम बोलते हैं NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज विद बैंक। DD का मतलब होता है डिमांड लाइबिलिटी डिपॉजिट विद बैंक, TD का मतलब होता है टाइम लाइबिलिटी डिपॉजिट विद बैंक। अब देखिए ये DD और TD जो होता है ना, यही होता है टोटल पब्लिक डिपॉजिट विद बैंक। देखिए बैंक में 4 तरह के अकाउंट होते हैं। पहला सेविंग अकाउंट होता है, दूसरा करेंट अकाउंट, तीसरा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, चौथा होता है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। तो इन अकाउंट्स में जो टोटल पैसा होता है पब्लिक का ना, वो इस NDTL या DD प्लस DD और TD के बराबर होता है। अब ये DD TD क्या होते हैं, ये जो भी इस लेक्चर में मैं रिवीजन करा और इनको मैंने बहुत डिटेल में इनके रिस्पेक्टिव लेक्चर सीरीज में पढ़ा रखा है, यहाँ बस रिवीजन है। तो याद रखिएगा, C मतलब टोटल करेंसी हेल्ड विद, टोटल करेंसी विद पब्लिक, और ये है टोटल पब्लिक डिपॉजिट इन बैंक, ठीक है। और OD मतलब अदर डिपॉजिट, ठीक है। इट इज़ practically negligible in size of this C plus this total bank deposit, बिकॉज इसमें जो होता है OD, these are the deposits with RBI, और RBI के पास ये डिपॉजिट होते हैं ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल एंड सर्टेन इंस्टीट्यूशंस, ओके। तो वो प्रैक्टिकली नेग्लेजिबल होता है और वो क्या होते हैं मैंने बहुत डिटेल में इससे पढ़ा रखा है। सो C इज़ द टोटल करेंसी विद पब्लिक, इट इज़ द टोटल पब्लिक डिपॉजिट इन बैंक। ये सारा पैसा होता है आपका M3, इसको ब्रॉड मनी कहते हैं और यही प्रैक्टिकली हमारी मनी सप्लाई होती है, ठीक है। और आज के डेट में अगर हम इस मनी सप्लाई की बात करें तो ये 235 लाख करोड़, ठीक है। और फिर दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था वो था M0 का, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था M0 का, इसको हम प्राइमरी मनी या हम इसको रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी कहते हैं। इसका मतलब है ये वो सारा पैसा है जिसे RBI ने इकोनॉमी में इशू कर रखा है। तो इस M0 की वैल्यू क्या है, C प्लस R प्लस OD, ठीक है। C मतलब है टोटल करेंसी एंड क्वाइंस विद पब्लिक एंड बैंक, मतलब लोगों के पास जितना भी करेंसी क्वाइन है, बैंकों में लोगों का जितना भी पैसा है, प्लस, ठीक है। C के अंदर क्या आ जाएगा, लेट मी राइट इट हियर। C मतलब टोटल करेंसी प्लस क्वाइंस हेल्ड बाय पब्लिक एंड बैंक्स, ठीक है। R क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैश रिजर्व ऑफ बैंक्स विद RBI, ठीक है। यानी बैंकों का जो CRR RBI के पास पड़ा हुआ है वो, और OD मतलब अदर डिपॉजिट। तो मतलब जो RBI के पास अदर डिपॉजिट यानी सर्टेन इंडिविजुअल और सर्टेन इंस्टीट्यूशन का जो पैसा पड़ा है, बैंकों में जो पब्लिक का पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, और लोगों के पास जो पैसा है। तो लोगों के पास जो पैसा है, बैंकों में जो पब्लिक का पैसा है, बैंकों का जो कैश रिजर्व CRR जो RBI के पास है और RBI के पास जो अदर डिपॉजिट है, ये टोटल हमारा M0 बनाते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी मनी, और ये वो सारा पैसा है जो RBI ने हमारी इकोनॉमी में इशू कर रखा है। अब देखिए मनी सप्लाई,
और यहीं पे ये सी क्या था, इट इज़ द टोटल करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, ये था टोटल पब्लिक डिपॉजिट विद बैंक, और ये था अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ठीक है, अब जो मनी सप्लाई हमारा होता है, मनी सप्लाई होता है मनी मल्टीप्लायर इनटू प्राइमरी मनी, ठीक है, या रिजर्व मनी। यानी कि आज ये जो हमारे देश में आज की डेट में ये जो प्राइमरी मनी है एम नॉट है, ये अप्रॉक्सीमेटली है 43.4 लाख करोड़, ठीक है, और जो मनी सप्लाई है वो है 235 लाख करोड़, ठीक है। ये मैं वैल्यू बता रहा हूँ, करंट वैल्यूज हैं ये। तो हमारी मनी सप्लाई क्या होती है, जो भी हमारे देश में आरबीआई ने पैसा इशू कर रखा है इनटू मनी मल्टीप्लायर। अब ये मनी मल्टीप्लायर जो है इसको ये डिपेंड करता है, मनी मल्टीप्लायर इट डिपेंड्स ऑन क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ बैंक, ठीक है। तो जो हमारा मनी मल्टीप्लायर होता है ये बैंकों के क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, और इस मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, इस एम को हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर। और जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 1/r, और यहाँ r को हम क्या कहते हैं, r इज नोन एज रिजर्व रेशियो, ठीक है जी, r इज नोन एज रिजर्व रेशियो। अब इस r की वैल्यू क्या होती है, CRR प्लस SLR के बराबर, ठीक है। यानी कि देखिए इकॉनमी मतलब टोटल मनी सप्लाई कितना होगा इकॉनमी में, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आरबीआई ने जितना भी पैसा इकॉनमी में इशू कर रखा है उन सारे पैसों का कितना हिस्सा, मतलब जो है आप ये कह लीजिए कि कितना हिस्सा जो है वो बैंक उसको क्रेडिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर जो हमारा होता है वो 1/r वो रिजर्व रेशियो पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए अब ये रिजर्व रेशियो CRR SLR, CRR को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो और SLR को बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यानी ये दो ऐसे रेशियो हैं जो आरबीआई मतलब आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंदर ये दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो बैंकों का फंड लॉक कर देते हैं, यानी क्रेडिट में कन्वर्ट होने से रोक देते हैं। तो अगर CRR जितना परसेंट होता है उतना पैसा बैंकों को, मतलब पब्लिक डिपॉजिट का उतना परसेंट बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है हर समय, ठीक है। SLR होता है कि SLR अगर जितना भी परसेंट फिक्स है, से फॉर एग्जांपल इट इज़ 19.5% है या 18.5% है, तो इतना परसेंट पैसा बैंकों को हमेशा अपने पास रखना होगा इन स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट, ठीक है। यानी CRR SLR का जितना परसेंटेज बनता है ना टोटल, इतना परसेंट पब्लिक डिपॉजिट का बैंक लोन में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, ये लॉक्ड फंड होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा CRR SLR बढ़ेगा इसका मतलब है कि ये रिजर्व रेशियो बढ़ेगा। अगर रिजर्व रेशियो यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर बढ़ती है तो ये जो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू है ये घटेगी। भाई अगर रिजर्व रेशियो बढ़ेगा, CRR SLR बढ़ेगा, मतलब ज़्यादा फंड बैंकों का लॉक हो जाएगा, तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा, यानी बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी गिरेगी तो मनी सप्लाई गिरेगा, ठीक है जी। यानी ये M0 से कितना मनी सप्लाई बनेगा वो ये डिपेंड करता है कि रिजर्व रेशियो कितना होगा, ठीक है। फिलहाल में CRR है 4.5%, SLR है 18.5% या 18% है, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो ये था हमारा मनी सप्लाई को लेकर और M0 को लेकर, और मनी सप्लाई बनती कैसे है और मनी मल्टीप्लायर। अब ये सारी बातें हो गई। अब उसके बाद हम ये समझते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ मनी सप्लाई ऑन द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी पे इस मनी सप्लाई का इम्पैक्ट होता क्या है। इम्पैक्ट ऑफ मनी सप्लाई ऑन द इकोनॉमी, ठीक है। यानी कि अगर इकॉनमी में पैसा बढ़ता है तो उसके क्या प्रभाव इकॉनमी पे देखने को मिलते हैं। तो देखिए अगर इकॉनमी में पहला इम्पैक्ट तो होता है जो इन्फ्लेशन से जुड़ा है। अगर इकॉनमी में मनी सप्लाई बढ़ती है, ठीक है, यानी कि लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं उनके घर में या उनका बैंक में, मतलब भाई मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई है जो लोगों के पास पैसे हैं, जो लोगों का बैंक में डिपॉजिट है, टोटल पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। तो अगर ये बढ़ता है
यानी लोगों के पास ज़्यादा पैसे आएंगे। अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो उनकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगी, और लोगों की बढ़ी हुई परचेजिंग पावर उनके एग्रीगेट डिमांड में रिफ्लेक्ट होगा। इकॉनमी में टोटल डिमांड क्या है, बढ़ जाएगा, यानी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। एग्रीगेट डिमांड जब भी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ने से चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि सप्लाई तो उतनी ही रहेगी। सप्लाई तो हमेशा सप्लाई ज़्यादा नहीं बढ़ पाती बिकॉज ऑफ सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट। ठीक है, जितनी फैक्ट्रीज हैं, जितने प्रोडक्शन यूनिट है, एक टाइम पे वो उतना ही प्रोडक्शन उतना ही सप्लाई कर सकते हैं। अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो नई मशीनरी, नया यूनिट, और मतलब वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा। तो अगर मनी सप्लाई बढ़ती है, परचेजिंग पावर बढ़ती है, तो वो टोटल डिमांड बढ़ा हुआ दिखेगा। तो बढ़ी हुई डिमांड की वजह से चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, और चीज़ों की कीमतें बढ़ जाना ही इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक है, चीज़ों की कीमतें बढ़ जाना ही इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक है, यानी देश में क्या है, महंगाई, इन्फ्लेशन जो है बढ़ जाएगा। ये मनी सप्लाई का एक इम्पैक्ट है। दूसरा मनी सप्लाई का इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, कि जब भी मनी सप्लाई बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, तो ऑब्वियसली चीज़ों की कीमतें यानी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ेंगे। जब भी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है कि जो प्रोड्यूसर है या जो सप्लायर है उसके लिए प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। अगर उसके चीज़ की कीमत बढ़ गई तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो प्राइसेस बढ़ने से प्रोड्यूसर मोटिवेट होता है टू अर्न मोर, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ता है। अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है इसका मतलब है कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है, यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी ग्रोथ ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये इसका पॉजिटिव आउटकम है। नेगेटिव आउटकम क्या है मनी सप्लाई बढ़ने का, ये है इन्फ्लेशन, ये है नेगेटिव आउटकम, और इकोनॉमिक ग्रोथ होना ये पॉजिटिव आउटकम है। साथ ही साथ मनी सप्लाई का इकोनॉमी पे एक और प्रभाव देखने को मिलता है, और वो प्रभाव ये है कि जब भी मनी सप्लाई बढ़ता है यानी लोगों के पास या इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा है, तो इससे क्या है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। ठीक है जी, ऑब्वियसली यहाँ भी इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन बढ़ने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाना ही पड़ेगा। तो मनी सप्लाई ज़्यादा होने से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, और इन्वेस्टमेंट बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ता है, तो जीडीपी बढ़ती है। तो ये जो है ये मनी सप्लाई के पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं, और ये नेगेटिव। तो आरबीआई को इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में तो मॉनेटरी पॉलिसी, अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी का फार्मूलेशन उसे आरबीआई करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। यानी हमारे इकोनॉमी में मनी सप्लाई को ऑप्टिमल रखने के लिए, या इसको रेगुलेट करना, या मनी सप्लाई को एक लेवल या इसको कंट्रोल में रखना, यानी इसको घटाना बढ़ाना, ये सब आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करती है। और आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। और वो इन्फ्लेशन टारगेट कितना है, हमने पढ़ा है कि आरबीआई हैव टू मेंटेन द इन्फ्लेशन लेवल एट 4 ± 2%, 4% प्लस माइनस, ओके यहाँ पे परसेंटेज आएगा। आरबीआई को हमारे देश में अपने मॉनेटरी पॉलिसी से जो इन्फ्लेशन को मेंटेन रखना है वो है 4% लेवल, 4% लेवल। आरबीआई को इन्फ्लेशन को कहाँ रखना है, एट 4% लेवल ± 2% लेवल। ठीक है, यानी 2% से 6% तक इन्फ्लेशन होना चाहिए। इसके नीचे या इसके ऊपर मतलब आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो फेल माना जाएगा, यानी इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे आरबीआई फेल मानी जाएगी। अब आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें मनी सप्लाई को, अब यही मैं बता देता हूँ थ्योरेटिकली। देखिए आरबीआई मनी सप्लाई को रेगुलेट करते थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। अब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी यानी मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, या आरबीआई के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके तहत वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चलाते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट दो तरह के होते हैं, पहले होते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं लाइक सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट जिसे हम पॉलिसी रेट भी कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ रेट। ठीक है,
तो इनको हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। वहीं पे पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इसको हम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। पीएसएल को क्वालिटेटिव क्यों? क्योंकि पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इस नॉर्म के तहत आरबीआई हमारे इकोनॉमी के कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में मनी सप्लाई को घटाने या बढ़ाने का काम करता है। यानी कुछ प्रायोरिटी सेक्टर हैं, ठीक है, वो क्या है मैंने बताए हैं, ऐसे 7 सेक्टर हैं। उन सेक्टर्स में लाइक एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमईज हो गए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट हो गए, हाउसिंग लोन हो गई, एजुकेशन लोन हो गई, ठीक है, लोन्स टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो ये इकोनॉमी के प्रायोरिटी सेक्टर हैं। अगर इनको ज़्यादा पैसे दिलवाने हैं तो वो आरबीआई पीएसएल लैंडिंग गाइडलाइंस के थ्रू कराती है, ठीक है। तो बैंकों को अपने लोन का एटलीस्ट 40% इन सेक्टर्स को देना पड़ेगा, ठीक है, अंडर द पीएसएल गाइडलाइंस। तो पीएसएल गाइडलाइन बने हैं इन सेक्टर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। वहीं पे ओवरऑल इकोनॉमी में मनी सप्लाई रेगुलेट करने के लिए हमारे पास हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो सीआरआर, एसएलआर, ये 2 रिजर्व रेशियो हैं। इनकी जितनी वैल्यू होती है उतना प्रतिशत पब्लिक डिपॉजिट जो बैंकों के पास है वो लोन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। उसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट हैं लाइक रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ रेट, ये वो रेट है जो आरबीआई फिक्स करती है। तो अगर इन रेट की वैल्यू बढ़ती है तो बैंक जो लोन देते हैं उनका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता है। तो अगर आरबीआई अपना सीआरआर, एसएलआर और ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई गिरती है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और अगर आरबीआई क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू घटा देती है, यानी सीआरआर, एसएलआर घटा दे, जो भी वेरियस इंटरेस्ट रेट हैं उनको घटा दे, तो बैंकों के पास ज़्यादा लोन देने के लिए फंड होते हैं और लेंडिंग पे इंटरेस्ट रेट भी बैंक कम चार्ज करती हैं। तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ता है। उसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कब अपनाती है? जब उसको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होता है, ठीक है। क्यों इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है? क्योंकि वो मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से ही लार्जली हो रहा है। और अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन है या रिसेशन जैसी सिचुएशन है तो आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ा देती है। फॉर दैट इट यूजेज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये सारा एक ब्रीफ रिकैप था कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो हमने कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज किए जस्ट बिकॉज कि हम पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी लंबे समय से पढ़ रहे हैं। तो हमने आज समझा नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी क्या होता है, इनमें क्या फ़र्क होता है, ठीक है। नॉमिनल और रियल जीडीपी में जो फ़र्क होता है वो इन्फ्लेशन का होता है। कौन सा इन्फ्लेशन? जो करंट और रिसेंट ईयर में हुआ है। और अगर हमें एक्चुअल वर्थ ऑफ प्रोडक्शन जाननी है तो वो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से पता चलता है। और फैक्टर कॉस्ट भी करंट ईयर मार्केट प्राइस में, करंट ईयर के फैक्टर कॉस्ट हो सकते हैं या बेस ईयर का फैक्टर कॉस्ट। करंट ईयर का फैक्टर कॉस्ट और बेस ईयर के फैक्टर कॉस्ट में भी इन्फ्लेशन का फ़र्क होता है, ठीक है। बिकॉज फैक्टर कॉस्ट भी तो समय के साथ बढ़ता है ऑब्वियसली। और अगर सरकार इनडायरेक्ट टैक्स भी बढ़ाती है तो मार्केट प्राइस बढ़ता है, यानी कि इन्फ्लेशन फिर फैक्टर कॉस्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों की वजह से बढ़ता है। फिर हमने देखा कि जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में एक्चुअली में जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो हमें देखने को मिल रहा है वो है वैल्यू एडिशन। ये वैल्यू एडिशन ग्रॉस इन नेचर होता है और ये वैल्यू एडिशन फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर इनपुट के बराबर होता है, ठीक है। फिर हमने ये सब टर्म्स देखे। फिर हमने देखा कि ग्रॉस से नेट में हम कैसे आते हैं। फिर हमने जीएनपी देखा। फिर हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये देखा कि क्या होता है। फिर हमने नॉमिनल डोमेस्टिक इनकम, रियल डोमेस्टिक इनकम देखा। फिर हमने नॉमिनल नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम देखा। फिर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई समझा कि मनी सप्लाई क्या होता है। M3 दैट इज़ करेंसी विद पब्लिक एंड पब्लिक डिपॉजिट्स इन बैंक एंड अदर डिपॉजिट। और फिर हमने M0 पढ़ा, जो वो सारा पैसा जो आरबीआई में इकोनॉमी में इशू कर रखा है उससे मनी सप्लाई कैसे बनती है, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है और इम्पैक्ट ऑफ मनी सप्लाई ऑन इकोनॉमी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। लेक्चर नंबर 64 से वापस से हम अपना इकोनॉमिक का लेक्चर सीरीज रिज्यूम करेंगे और 64 से हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें हम बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे एंड देन वी विल अकॉर्डिंगली मूव टू फाइनेंशियल मार्केट। सो फॉर टुडे थैंक यू सो मच।